प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली मैं आपसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल की, अपनी वीडियोस की कुछ स्पेशलिटीज़ बताना चाहता हूँ। मेरे चैनल की बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सुनकर मुझे ऐसा यकीन है कि आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का भी मैं आपके साथ दोस्तों डेली डिस्कशन करता हूँ। और अगर आपने यूपीएससी का सिलेबस देखा होगा तो आपको मालूम है कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ करके आपका एक जीएस का पार्ट भी है। इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको डेली इम्पोर्टेंट प्लेसेस का भी डिस्कशन दिया जाता है। डेली यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आ रखे हैं वो भी। डेली वोकेबुलरी वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, उनकी मीनिंग्स मैं आपको बताता हूँ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिससे कि जो वन डे एग्जामिनेशन है उसके अंदर आपकी काफ़ी हेल्प हो सके। डेली सीसेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी क्लास जो रहती है वो रहती है बायलिंगुअल, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, डेली मैं यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन भी एनालाइज करता हूँ। जो भी यूपीएससी का मेंस पीवाईक्यू है वो भी मैं आपके साथ डेली आपके सामने लेकर आता हूँ। और डेली अपन इसके अलावा लास्ट में और अंत में जो प्रीलिम्स फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, वन लाइनर फैक्ट्स बताता हूँ एक नज़र में, यानी वन लाइनर फैक्ट्स जो भी बन सकते हैं पूरे दिन भर के, वो भी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। बदले में मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो प्लीज़ इस चैनल का लिंक वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, जिससे कि अपनी जो फैमिली है उसकी रीच और बढ़ सकेगी और लोगों तक भी ये चैनल पहुंच सकेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात मानेंगे कि अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो इंस्टाग्राम पर प्लीज़ इस वीडियो का स्टेटस लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं मेरी बात को। आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर। दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में केरल, महाराष्ट्र और किस राज्य ने 2020-21 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? रिसेंटली केरला, महाराष्ट्र एंड विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द 2020-2021 परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब। केरला, महाराष्ट्र और पंजाब ने हाल ही में ही परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स रिलीज़ हुई है उसके अंदर टॉप किया है। यहाँ पर आप बेसिकली परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स का लोगो भी देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स है इसको रिलीज़ करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके अंदर किस टाइप का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको बेसिकली एनालाइज करने का एक तरीका है, एक वे है परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स। कुछ बेसिकली क्राइटेरियाज बनाए जाते हैं, कुछ इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। अगर जो राज्य उन इंडिकेटर्स के ऊपर खरा उतर रहा है इसका मतलब है कि वो राज्य ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन दी एजुकेशन सेक्टर। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 10 ग्रेड के अंदर डिवाइड करती है और टोटल जो पॉइंट रहता है वो रहता है 1000 पॉइंट। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली अलग अलग डेटा से डिराइव करी जाती है, यानी कि इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने में अलग अलग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, मिड डे मील पोर्टल, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। इन दो तीन चीज़ों का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है इन प्रिपेयरिंग दी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स।
तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स को रिलीज़ कौन सी मिनिस्ट्री करती है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दूसरी बात, किन 3 स्टेट्स ने टॉप किया है, दैट इज़ केरला, महाराष्ट्र एंड पंजाब। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अदानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े पवन टरबाइन जनरेटर की स्थापना की घोषणा की है? Recently, Adani New Industries Limited announced the installation of the country's largest wind turbine generator in which state? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। आपको पता है कि जहां चुनाव वहां विकास, तो चुनाव गुजरात में है तो वहीं विकास की भी बातें हो रही है। और अंबानी जी ने ये बोला है कि पूरे देश का सबसे बड़ा जो विंड जनरेटर होगा, विंड टरबाइन होगा, वो मैं इम्प्लांट करूँगा गुजरात के अंदर। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डेनमार्क देश को बेसिकली कंट्री ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? मैं आपके लिए इंग्लिश में भी रिपीट किए देता हूँ। रिसेंटली द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ पास्ड अवे, वॉट वॉज हिज नेम? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, श्याम सरन नेगी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों श्याम सरन नेगी जी, और इन्हीं की ही 105 साल की उम्र में अभी हाल ही में ही डेथ हो गई है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये दोस्तों इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे पहले वोटर थे। 1952 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसके अंदर सबसे पहली बार इन्होंने ही वोट किया था। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, इसको आप अपने यूपीएससी के सिलेबस से रिलेट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड जिसका मेन काम है यूनियन और स्टेट्स इलेक्शन को देखभाल करना, उनको कंडक्ट करवाना। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अलग अलग पोस्ट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, लाइक लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। दोस्तों कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं तो पार्ट 15 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपका डील करता है इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन जो है दोस्तों वो अपने इस्टेब्लिश हुआ था 25 जनवरी 1950 को एंड आर्टिकल 324 से लेकर 329 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बेसिकली दोस्तों डील करते हैं पावर, फंक्शन, टेन्योर, एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इतनी बातें अपन ने जो है इस वीडियो के अंदर, इस स्लाइड के अंदर जानी। कंप्लीट यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री दी हुई है, आप इसको एक बार खुद से भी रीड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर निवेशक दीदी हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप नेम्ड इन्वेस्टर दीदी स्टार्टेड रिसेंटली? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर आप जो तस्वीर के अंदर देख रहे हैं यही है दोस्तों फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर, जिसका नाम रखा गया है इन्वेस्टर दीदी। दोस्तों इसको पूरा ये जो कंडक्ट कराने का काम है फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का, वो आयोजन किया है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एंड इसका जो इनिशिएटिव का नाम है दैट इज़ निवेशक दीदी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है बाय द वुमेन फॉर द वुमेन के लिए लिटरेसी को प्रमोट करना, यानी औरतों के अंदर भी एजुकेशन को प्रमोट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसने ही दोस्तों इसको बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड किया है, लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन किया है इस पूरे कैंप का। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये क्वेश्चन आपको दिखने में हल्का लग रहा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की डिटेल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हल्का है नहीं।
हु विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आने वाला है और इस बार जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये दोस्तों गुआना के प्रेसिडेंट है, गुआना के राष्ट्रपति है। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। एंड प्रवासी भारतीय दिवस हर साल दोस्तों 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी को ही इसलिए चुना गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। और इसी के लिए ही दोस्तों आपको पता है कि उसके बाद गांधी जी ने आने के बाद धूम मचा दी थी। तो इस वजह से ही जब गांधी जी 9 जनवरी को भारत में आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी भारतीय लोग बाग विदेश के अंदर रह रहे हैं उनका क्या क्या इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसको एक तरीके से सराहना, उसको जो है उसकी तारीफ करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रवासी भारतीय दिवस का। सो 9 जनवरी वॉज चूजन एज अ डे टू सेलिब्रेट प्रवासी भारतीय दिवस सिंस इट वॉज ऑन दिस डे in 1915 दैट महात्मा गांधी द ग्रेटेस्ट प्रवासी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और दोस्तों इस बार की जो थीम होगी 2023 की प्रवासी भारतीय दिवस की, वो होगी ग्लोबल इंडियन री इमेजिन्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कितने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी इसका वीडियो का स्टेटस लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद तैयब इकराम। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम जी, और यही हाल ही में जो है FIH या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पैसेक्स अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? पैसेक्स एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो दोस्तों हाल ही में ही जो पैसेक्स एक्सरसाइज है वो इंडिया की नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये पैसेक्स एक्सरसाइज हाल ही में ही इंडिया और रशिया के नेवल आर्मी की नेवीज़ के बीच में कंडक्ट करी गई। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग इंडिया की नेवल एक्सरसाइज होती है। लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओसेंडिक्स होती है, इंडिया ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में IB समर होती है, इंडिया और ब्रुनई के बीच में ADMM होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में वरुण होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंडो कॉर्पेट होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच में ARF डायरेक्स होती है, इंडिया और म्यांमार के बीच में IM कोर होती है। यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ की। आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है दोस्तों श्याम सरन नेगी। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों श्याम सरन नेगी। इनका हाल ही में ही 105 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 1952 के जनरल इलेक्शन के अंदर ये भारत के सबसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने कि वोट किया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वोट इन द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1952। एंड मज़े की बात यह है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में टीचर है बाय प्रोफेशन। अब दोस्तों चर्चा कर लेते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है दोस्तों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हाल ही में ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर बमबारी करी और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बमबारी करी। दोस्तों ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। ये दोनों के दोनों एक दूसरे सेपरेट है इस लाइन से, और ये जो लाइन है ये है दोस्तों 38th पैरेलल। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे से सेपरेट है बाय द 38th पैरेलल। यहाँ पर आपको येलो सी देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको सी ऑफ जापान देखने को मिल जाएगा। दोस्तों जो कोरियन पेनिनसुला है यानी कि नॉर्थ और साउथ कोरिया, ये सिचुएटेड है ईस्ट एशिया के अंदर। एंड नॉर्थ कोरिया
और चाइना को जो रिवर सेपरेट करती है दोस्तों, उस रिवर का नाम है एमनॉक रिवर। दोस्तों ये है सी सेट का क्वेश्चन। प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी ज़रूर करें। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ जो है कह देता हूँ और फिर आप करते नहीं हैं। बेसिकली इसमें नुकसान आप लोगों का ही है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना कम समय के अंदर जितना अच्छा कंटेंट और जितना ज़्यादा कंटेंट मैं आप तक पहुँचा सकूँ वो पहुँचाऊँ। बदले में मैं सिर्फ आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मांगता हूँ। दोस्तों ये है यूपीएससी का PYQ क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में से कौन एसोसिएट था विद द गदर पार्टी, यानी कि गदर पार्टी से रिलेटेड कौन था इन तीनों व्यक्ति में से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, रास बिहारी बोस। ये नहीं थे और ये भी नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गदर पार्टी से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ रास बिहारी बोस जी ही थे। दोस्तों ये है यूपीएससी का मेंस PYQ। भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसके परिणामी प्रभाव का परीक्षण करें। एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलक्टेंट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। मैं समझा देता हूँ आसान भाषा के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज की स्टेटस के बारे में आपको बताना है। आपको ये बताना है कि कितने टाइप्स के फॉरेस्ट रिसोर्सेज है और उनका डेटा क्या है, कितने % के अंदर है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये है दोस्तों डेली वोकेबुलरी के वर्ड्स आज के 5। प्लीज़ इनको आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। हिंडर मीन्स टू ऑब्स्ट्रैक्ट, बीच में रुकावट पैदा करना। दोस्तों हिंडर का मतलब होता है टू ऑब्स्ट्रैक्ट, बीच में रुकावट पैदा करना। एलियनेट मतलब होता है सेपरेशन। बिजारे मीन्स स्ट्रेंज, अजीब। हिलेरियस का मतलब होता है फ़नी, बहुत ज़्यादा मजाक किया। एंड स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, फ्यू इन नंबर्स, इनसफिशिएंट। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों वन लाइनर फैक्ट्स, प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र में, जो कि अगर आप वन डे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। रिसेंटली द इसरोज RISAT radar imaging satellite has made an uncontrolled re-entry into the Indian Ocean। RISAT जो है दोस्तों, यानी जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इसको इंडिया का आई इन द स्काई के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका कि आई इन द स्काई के नाम से किसको जाना जाता है, दैट इज़ रडार इमेजिंग सैटेलाइट को जाना जाता है। Recently, the Ministry of Home Affairs has asked the states and union territories to appoint a child welfare police officer in every police station to deal with children cases। ये थर्ड वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। मोना लोआ, द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, में इरप्ट इन द नियर फ्यूचर। तो आपको पता ये होना चाहिए दोस्तों कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है दैट इज़ मोना लोआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। आपके जो भी सजेशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे नेगेटिव कमेंट हो चाहे पॉजिटिव कमेंट हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।